ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। आप इस तरह करें कि हमारी अभी उनसे बात करवा दें। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे आदमी हैं। प्रताप सिंह ने मानी खेज लहजे में कहा। राय बहादुर ने हंसकर कहा, चलिए अभी करवा देता हूँ। अगर उनके दरमियान आड़ ना होती तो यकीना वो मुझे देख लेते, और फिर शायद मैं उनकी बातें ना सुन पाता। प्रताप सिंह को मैंने दूर से देखा था, अभी तक इससे बात ना हुई थी, मगर अब वो खुद हमसे बात करना चाहते थे। कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैं नूरदीन के पास आ गया और उसे जैक से परे ले जाकर सारी बातें बता दीं। वो भी कुछ हैरान रह गया। हमने फैसला किया कि हम उनकी बात ऐसे सुनेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, और जब ज़रूरी समझेंगे तो जैक को भी बता देंगे। उसी दौरान वो दोनों हमारे पास आ गए। प्रताप सिंह को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक नंबर का मकार होशियार और यार आदमी है। इसकी नोकीली मूंछों तले छुपी मुस्कुराहट बेहद जहरीली थी। राय बहादुर ने मेरा और नूरदीन का तारुफ बड़े अच्छे अल्फाज में करवाया। प्रताप सिंह ने गर्म जोशी से हाथ मिलाने के बाद कुछ तारीफी कलमात अदा किए, फिर बोला, बाहर से आए लोग यूं ही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों में बहादुर, मजबूत और निडर आदमी नहीं हैं। आप दोनों को देखकर उनकी सब बातें बेकार लगती हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के नौजवान खूबसूरत होने के साथ बहादुर और माहिर शिकारी भी हैं। ठाकुर साहब, आप उनको छोटे मोटे शिकारी ना समझिए, बड़ा नाम है उनका। गोरे भी इन्हें उस्ताद मानते हैं। राय बहादुर कुछ चापलूसी करने लगा, मगर मैंने उसे रोक दिया। राय साहब, आपका शुक्रिया जो आप हमें इस काबिल समझ रहे हैं। बाकी हम किसी के उस्ताद नहीं, आम से लोग हैं, और मेरा ख्याल है ऐसे अल्फाज हमारे लिए कहना मुनासिब नहीं। इस देश में जो चीज़ जिसके लिए मुनासिब है, लोग उसे मुनासिब समझते नहीं। आपके लिए जो मुनासिब था हमने कह दिया। प्रताप सिंह मानी खेज अंदाज में बोला, ठाकुर साहब, वहाँ कुछ मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। राय बहादुर ने उसे मखसूस इशारा किया और वो दोनों हाथ हिलाकर चले गए। मैंने नूरदीन को मुखातिब किया, कुछ समझ में आया? नूरदीन बोला, ज़्यादा तो नहीं, मगर कुछ कुछ ज़रूर समझ गया हूँ। ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और हमारी खुशामद इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके काम में रुकावट ना बने। नूरदीन किसी हद तक बात समझ गया था। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमें उनका साथ देना चाहिए या इन्हें रोकना चाहिए। बहरहाल इस मामले में जैक से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब वक्त आएगा तो उसे भी बता देंगे। मैंने नूरदीन को समझा दिया। बारात की वापसी के साथ ही हम लोग भी आ गए। जब हर कोई अपने आप में मसरूफ था, तब अचानक ही अमर सिंह की छोटी बहन ने चीला चीला कर पूरी हवेली सर पर उठा ली। सब इसके गिरद जमा हो गए। अमर सिंह के पूछने पर उसने बताया कि उसके बेटे को मनुपाल की आतिमा उठा कर ले गई है। अमर सिंह ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ओह, जरूर इधर उधर खेल रहा होगा, अभी मिल जाएगा। तभी एक मुलाजिम आगे बढ़ा और अमर सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। छोटे सरकार दरख्त के नीचे खेल रहे थे, तब अचानक ही वहां मनुपाल की आतिमा आ गई, जिसका मुंह रीछ की तरह और बाकी धड़ इंसानों जैसा था, जिस पर सियाह घने बाल थे। इसने छोटे सरकार को बगल में दबाया और जंग की तरफ भाग खड़ी हुई। इससे पहले कि मैं शोर मचाकर सबको बताता, किसी ने मेरे सर पर डंडा मारकर मुझे बेहोश कर दिया।
मुलाजिम ने पगड़ी उतार कर दिखाई तो वाकई इसके सर पर ज़र्ब का निशान मौजूद था। सबके चेहरों पर सरासीमगी छा गई और वो खामोशी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने इस मुलाजिम को मुखातिब किया, तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहां से इस आतिमा ने इस बच्चे को उठाया है? क्यों नहीं सरकार, चलिए अभी दिखाता हूँ। मैं और नूरदीन इसके साथ चल पड़े। हवेली से बाहर सड़क के साथ एक बड़ा सा शीशम का दरख्त था। मुलाजिम ने बताया, इस दरख्त के नीचे वो 10 साला बच्चा खेल रहा था। आतिमा आई और इसे उठाकर ले गई। मैंने मुलाजिम को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद दरख्त के नीचे आ गया। यहाँ कच्ची मिट्टी पर इस बच्चे के अलावा गैर मामूली बड़े पाँव के निशान भी मौजूद थे, जो इस नाम निहाद आतिमा के लग रहे थे। उनकी बनावट आम इंसानी पाँव से कुछ मुख्तलिफ थी, यानी उनके तलवे सपाट और अंगूठे के साथ वाली उंगली हद से ज़्यादा लंबी थी। हमने अक्सर रीछों के पैरों के निशान देखे थे और इन निशानात को उनसे मिलाने की कोशिश भी की, मगर ये इंसानी पाँव ही थे। और जिस शख्स के थे वो काफ़ी लंबा तड़ंगा और मजबूत जसामत वाला था और मनुपाल की बदरूह बनने का ढोंग रचा रहा था, क्योंकि आतिमा बदरूहों के पैरों के निशान नहीं होते। तकरीबन 1 मील से ज़्यादा चलने के बाद हम जंगल के पास पहुंचकर रुक गए। ये मैदानी जंगल थे जिसमें जानवरों के अलावा दरख्तों की अक़साम भी कम ही थीं। झाड़ियाँ भी ना होने के बराबर थीं। पैरों के निशान जंगल के अंदर तक चले गए थे। हम इन्हें देखते हुए काफ़ी आगे तक आ गए। एक जगह आकर निशानात बिल्कुल ही मदूम हो गए। हमने आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। हम चाहते तो मज़ीद आगे जाकर उनका खोज लगा लेते, लेकिन शाम का धुंधलका फैल रहा था, इसलिए हम वापस आ गए। हवेली पर उदासी छाई हुई थी। बच्चे की गुमशुदगी और आतिमा के खौफ ने शादी की सारी खुशियां मद्धम कर दी थीं। मैंने अमर सिंह से कहा, हमारे लिए ये जंगल अनजान है, अंधेरा शुरू हो चुका था, इसलिए हम वापस आ गए। कल सुबह हम पूरे जंगल की खोज करेंगे और बच्चे को हर हाल में ढूंढ लाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमारी तसल्लियों का अमर सिंह और दूसरे लोगों पर तो असर हो गया, मगर इस माँ पर ना हुआ, जिसका बच्चा इसकी आंखों से ओझल था। वो रोती हुई मेरे कदमों में आ बैठी, अपना सारा जेवर उतार कर मेरे कदमों में रख दिया और बोली, हमारे ये सारे गहने रख लो, हमारी सारी जायदाद ले लो, मगर हमारे बेटे को ला दो। खुदा के लिए हम पर मेहरबानी करो। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। ना जाने इसकी ममता देखकर मेरे दिल में कौन सी लहर उठी कि मैंने नूरदीन से कहा, टॉर्च ले लो और जल्दी चलो। राज सिंह बोला, मैं भी चलता हूँ, मगर मैंने उसे रोक दिया। तुम अपनी शादी की खुशियाँ बर्बाद मत करो, अब हम बच्चे को ढूंढ कर ही आएंगे। अमर सिंह ने कुछ आदमी हमारे साथ भेजने चाहे, मगर वो आतिमा से सख्त खौफज़दा थे, इसलिए हमने उन्हें साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उनके जाने से वो जाली आतिमा होशियार हो जाती और फिर हम उसे पकड़ नहीं सकते थे। इस दौरान मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर राय बहादुर पर पड़ी। वो हमें इशारे कनाए में जंगल की तरफ जाने से रोक रहा था, मगर हम उसे नज़रअंदाज करके घोड़ों पर बैठकर जंगल की तरफ आ गए। जैक को हमने इसलिए हवेली में छोड़ दिया क्योंकि वो गुस्से में था और हमारा काम जोश से ज़्यादा होश वाला था। जंगल के करीब पहुंचकर हमने घोड़े वहीं छोड़े और अपनी अपनी टॉर्च जलाकर जंगल में दाखिल हो गए। चूँकि ये जंगल इतना घना और ना ही इसमें इतने जानवर थे, लिहाजा हम बला खौफ व ख़तर आगे बढ़ रहे थे। कई एक जगह छोटे मोटे जानवर जैसे गीदड़, लोमड़ियाँ और जंगली सियाह हमारे आगे आए, मगर हमें देखते ही इधर उधर हो गए। नूरदीन ने चलते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम बच्चे को ले आएंगे? मैंने जवाब दिया, ज़रूर ले आएंगे। मेरा दिल उस वक्त जाने क्यों ये गवाही दे रहा है कि वो जिंदा है और हमें मिल जाएगा।
اس کی ماں کے آنسو بھی رائگاں نہیں جائیں گے۔ نور دین بولا، مجھے اس کے پیچھے کوئی سازش لگتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، رائے بہادر اور ٹھاکر اور کرم سنگھ اس میں ملوث ہیں، اور امر سنگھ کو اس بارے میں علم نہیں۔ نور دین بولا، تو کیا ہم انہیں بتا دیں؟ نور دین نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بولا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، مگر ہم انہیں آگاہ ضرور کریں گے۔ میں نے نور دین کو آگے کی طرف اشارہ کیا۔ چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے جہاں سے میں دن میں واپس چلا گیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم نے آس پاس کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ آخر ہمیں ایک اور نشان مل گیا۔ اس کے سہارے ہم آگے بڑھنے لگے۔ اب ہمیں وقفے وقفے سے انسانی پاؤں کا نشان مل جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم اندازے سے 1 میل تک چلتے رہے۔ پھر ایک جگہ نشان ایک طرف مڑ گئے۔ ہم تھوڑا سا ہی آگے چلے تھے کہ حیرت سے رک گئے۔ سامنے ہی ہمیں کسی عمارت کی سیاہ دیوار نظر آ رہی تھی۔ چونکہ آگے درخت نہیں تھے، اس لیے وہ سیاہ دیوار اندھیرے میں بھی واضح تھی، جو دائیں سے بائیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی دیوار سے کچھ فاصلے پر گئے، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت پرانا قلعہ ہے۔ ذرا سی تلاش کے بعد دیوار کے اندر ہمیں ایک داخلی راستہ بھی نظر آ گیا، جو قلعے کے اندر جاتا تھا۔ میں نے نور دین سے کہا، یقیناً وہ آتما بچے کو لے کر اس قلعے کے اندر گئی ہے، اور یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے اس قلعے کے اندر بدروح کے اور بھی ساتھی ہوں، اس لیے ہمیں احتیاط یہ اندر جانا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، اور ہم رائفلیں تانے پوری مستعدی سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر دائیں بائیں خالی اور وسیع احاطہ پھیلا ہوا تھا، جو دیوار کے ساتھ چلتا چلتا نہ جانے کہاں تک جا پہنچا تھا۔ سامنے قلعے کی اندرونی عمارت تھی۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں عمارت کا جائزہ لیا تو سامنے چھت پر ایک بچہ بیٹھا نظر آیا، جو آنکھیں مل کر رو رہا تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ میں نے نور دین سے کہا، تم یہاں کھڑے رہ کر بچے کی نگرانی کرو، اور کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرے تو گولی مار دو۔ میں سیڑھیاں تلاش کر کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نور دین نے ٹارچ رائفل کے اوپر لگا کر بچے کی طرف تان لی، اور میں ادھر ادھر ٹوٹے پھوٹے کمروں میں سیڑھیاں تلاش کرنے لگا۔ پورے قلعے پر موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ صرف ایک جب مجھے چند نیولے ایک طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے، جو روشنی دیکھ کر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے اوپر جانے والی سیڑھیاں مل گئیں۔ چھت پر پہنچ کر میں نے نیچے دیکھا، وہاں نور دین رائفل تانے مستعد کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ آس پاس بھی نظر رکھے۔ پھر میں بچے کے قریب ہوا تو وہ مزید خوفزدہ ہو کر اونچی آواز سے رونے لگا۔ میں نے اپنے چہرے پر روشنی ڈال کر اسے پیار سے اپنے ساتھ لگانا چاہا، تو وہ جلدی سے اٹھ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ کل شادی کی تقریب میں مجھے دیکھتا رہا تھا، اس لیے شناسائی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور جلدی سے نیچے آ گیا۔ اب تک ہمیں وہاں کوئی ذل روح نظر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی کسی بدروح نے ہماری کارروائی میں مداخلت کی تھی۔ ہم آسانی سے قلعے سے باہر آ گئے۔ واپسی کا سفر ہم نے جلد ہی کاٹ لیا۔ گھوڑوں کے پاس پہنچے تو وہ اپنی جگہ کھڑے اونگ رہے تھے۔ ہم ابھی ان پر سوار ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے وہی بھیانک چیخ سنائی دی، جو پہلے بھی ایک بار ہم سن چکے تھے، مگر جب مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ اتنا اندازہ ہمیں ہو گیا تھا کہ کوئی تو ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اس نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ نور دین نے کہا، کیوں نہ اس سے بھی 2 ہاتھ کر لیں، لیکن ہمارے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا۔ ابھی کسی سے الجھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم حویلی واپس آ گئے۔ پوری حویلی جاگ رہی تھی۔ بچے کو ہمارے ساتھ دیکھ کر سب بے یقینی، حیرت و خوف سے ہمیں دیکھنے لگے۔
उसी असना में बच्चे की मां आगे बढ़ी, जिसने रो रो कर आंखें सुजाई हुई थीं। वो अपने बच्चे को उठाकर इस पर अपनी ममता बिछावर करने लगी। अमर सिंह और राज हमारे करीब आ गए, हमारे कंधे थपथपाने लगे, साथ में वो तारीफी अल्फाज कहते जा रहे थे। सारी हवेली खुश थी, मगर राय बहादुर के चेहरे पर संजीदगी के साथ गुस्से के तासुरात भी नुमायां होते जा रहे थे। मैंने अमर सिंह से कहा, हमने जंगल में एक पुराना किला देखा है, आपका बच्चा भी वहीं से मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि वो किला कितना पुराना है? अमर सिंह ने हैरानी से हमारी तरफ देखा, फिर गोया हुआ। जब दिल्ली पर चौहान घरों की हुकूमत थी, उस वक्त इन लोगों ने अपने बुरे वक्त के लिए वो किला बनवाया था। जब शहाबुद्दीन गौरी ने चौहानों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो बहुत से गुज्जर खानदान भागकर इस किले में आकर पनाह गुज़ीन हो गए, मगर मुगलों को इस किले के बारे में पता चल गया और इन्होंने इस किले पर हमला कर दिया। बहुत घमसान की जंग हुई, जिसमें बहुत गुज्जर और मुगल मारे गए। बाकी जो गुज्जर है वो किला छोड़कर किसी और इलाके की तरफ चले गए। तब से ये इलाका वीरान पड़ा है और इस पर आत्माओं के अलावा भूत परीतों का साया हो गया है। मनु बाल की आत्मा भी इस किले में रहती है, और जो इस तरफ जाता है, इसको मार कर खा जाती है।